हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल पाथ। तो ये है हमारा फाइनल वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का 1919 टू 1947 के टाइम लाइन को कवर करते हुए। होप सो आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ द सिविल पाथ पर। तो अब हम देख रहे हैं इस फाइनल पार्ट को यानी पार्ट 3 को, जिसमें 1919 से लेकर 1947 तक के समय काल को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि गांधीयन एरा भी कहलाता है। तो गांधीयन एरा में सबसे पहले हम देखेंगे अर्ली करियर एंड एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी का अर्ली करियर और जो उन्होंने बुक लिखी थी ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उसको ही यहाँ जोड़कर लिख रखा है कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने कैसे कैसे समय बिताया। उनका अर्ली करियर साउथ अफ्रीका से ही शुरू हुआ था। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन October 2, 1869 एट पोरबंदर, गुजरात। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। हैविंग स्टडीड लॉ इन इंग्लिश, went to South Africa in 1893 to tackle a case for his client दादा अब्दुल्ला। अपने क्लाइंट दादा अब्दुल्ला के लिए केस लड़ने के लिए वो पहली बार साउथ अफ्रीका गए 1893 में। क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्री थी लॉ की, वो भी इंग्लिश में, इंग्लैंड में ली थी, सॉरी। हैविंग स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में उन्होंने लॉ पढ़ा था, जिसकी वजह से वो बैरिस्टर बने थे। और 1893 में वो केस लड़ने के लिए गए थे अपने क्लाइंट दादा अब्दुल्ला के लिए साउथ अफ्रीका। फिर वहाँ वो उन्होंने देखा कि इन साउथ अफ्रीका ही विटनेस द अगली फेस ऑफ वाइट रेसिज्म एंड द ह्यूमिलिएशन। तो वहाँ पे ना बहुत रेसिज्म हो रहा था साउथ अफ्रीका में। उन्होंने देखा कि बहुत ही अगली फेस है, यहाँ गोरे कालों का बहुत ज़्यादा भेद किया जाता है साउथ अफ्रीका में। इवन गांधी जी के साथ पर्सनली बहुत बुरा व्यवहार किया गया था, उन्हें चलती ट्रेन से उतार दिया गया था। तो ही स्टेड देयर टिल 1914 आफ्टर विच ही रिटर्न टू इंडिया। तो वो 1914 तक गांधी जी वहाँ रुके, फिर वो इंडिया लौट गए। लेकिन वहाँ भी उन्होंने कुछ बनाया था अपना आश्रम वगैरह, वहाँ भी उन्होंने बहुत कुछ किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, और वहाँ से फिर प्रेरणा लेकर वो भारत आए। तो भारत में उनका पहला रहा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में क्या है देखते हैं हम। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ही वॉज इन्वाइटेड बाय राजकुमार शुक्ला टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण इन बिहार। तो बिहार के चंपारण में जो इंडिगो प्लांटर्स थे, यानी नील की खेती करने वाले कृषक थे, उनके प्रॉब्लम्स को देखने के लिए उन्हें इन्वाइट किया गया था चंपारण में। किसने बुलाया था? वहाँ के ही एक लोकल नेटिव राजकुमार शुक्ला ने। फिर हम आगे देखते हैं तीन कठिया सिस्टम। वो 3 कठिया सिस्टम चलता था चंपारण में, जिसमें पीजेंट्स वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड। दिस केप्ट द प्लांटर्स इन ह्यूज लॉस। तो 3 कठिया सिस्टम में क्या था कि ज़मीन के 3/20 भाग में उन्हें ज़बरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती करने से एक ये भी तथ्य था कि ज़मीन की उर्वरता खत्म हो जाती थी। और भी कई प्रॉब्लम्स, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स थे। फार्मर करना नहीं चाहते थे, पर ज़बरदस्ती उनसे करवाया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घाटे में चल रहे थे किसान वहाँ के। उसके बाद गांधी जॉइंड बाय राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, JB कृपलानी, reached Champaran to probe into the matter. The authorities ordered him to leave the area at once. Gandhi defied the order and preferred to face the punishment. तो गांधी जी अपने कुछ साथियों के साथ चंपारण पहुंचे थे, जिसमें कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, मौलाना मजहरुल हक, महादेव देसाई, JB कृपलानी। ये सब नाम आप बहुत सुनते होंगे बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री में। इन सब के साथ गांधी जी चंपारण पहुंचे वहाँ देखने के लिए कि भाई मैटर क्या चल रहा है। तो वहाँ जो अंग्रेज अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने उन्हें ऑर्डर किया कि आप यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। लेकिन गांधी जी ने उस ऑर्डर को मना किया, मतलब कि एकदम इग्नोर कर दिया, और वो प्रेफर किए कि हमें जो सज़ा देनी है दो, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो अड़ गए तो फाइनली द अथॉरिटीज़ रिट्रीटेड एंड परमिटेड गांधी टू मेक एन इंक्वायरी। तो जब वो अड़ गए तो अंत में हार मानकर जो वहाँ की अथॉरिटी थी, उन्होंने गांधी जी को परमिशन दिया कि आप रुकिए और थोड़ा यहाँ पे इंक्वायरी कीजिए, देखिए कि मैटर क्या है। तो गांधी जी वॉज एबल टू कन्विंस द अथॉरिटीज दैट द तिनकठिया सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड। गांधी हैड वन द फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। तो जब वो उन्होंने इंक्वायरी वगैरह की, तो वो ना अंग्रेज़ों को समझाने में सफल हुए, वहाँ के लोकल इंग्लिश अथॉरिटीज़ को, कि इंडिगो की खेती जो 3 कठिया सिस्टम से चल रही है वो किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और इस तरीके से और उसको अबॉलिश करना चाहिए। तो उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई वो किसानों के फेवर में हुई, और इस तरीके से गांधी जी ने अपना पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो बैटल था वो जीता भारत में, पहले चंपारण में। ठीक।
ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, इट वाज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर उन्होंने अगला जो भी स्ट्राइक किया 1918 में, और ये गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। यहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल किया था। क्यों? कि देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन कॉटन मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद एंड द वर्कर्स ओवर द इशू ऑफ discontinuation of the plague bonus, and also the workers were demanding a rise of 50% in their wages, but the mill owners were ready to give only a 20% hike. The workers went on strike. तो वहाँ क्या मतभेद चल रहे थे अहमदाबाद मिल में कि वर्कर्स और अथॉरिटीज़ के बीच में, कि जो भी वहाँ के कॉटन मिल ओनर्स थे, वहाँ कॉटन की बहुत सारी मिलें हैं अहमदाबाद में, वहाँ पे उस समय के वर्कर्स को मिलता था प्लेग बोनस। प्लेग बीमारी फैली थी ना भारत में 100 साल पहले, तो प्लेग बोनस मिलता था जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इसकी वजह से वर्कर्स नाराज़ थे। और दूसरा उनकी शर्त थी कि उनके जो वेजेस हैं, उनको जो भत्ता मिलता है उसमें 50% की राइज़ की जाए, हाइक की जाए। लेकिन जो मिल ओनर्स थे वो बस 20% बढ़ाने पर ही सहमत थे। तो इन दो वजहों से जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे, धरने पे चले गए थे। तो गांधी जी वहाँ आए और उन्होंने बात की। गांधी आस्क्ड द वर्कर्स टू रिमेन नॉन वायलेंट वाइल ऑन स्ट्राइक। गांधी जी ने वर्कर्स से रिक्वेस्ट किया कि आप हड़ताल पे रहो, लेकिन नॉन वायलेंट रहो, अहिंसा के साथ हड़ताल करो, कोई हिंसक गतिविधि मत करो। वेयर एज ही हिमसेल्फ अंडरटुक अ फास्ट अनटू डेथ। और उनके साथ साथ गांधी जी ने एकदम आज ये भूख हड़ताल कर दी कि या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मेरी मांग को पूरा करो। In the end, the tribunal awarded the workers a 35% wage hike. अंत में सहमति हुई दोनों तरफ से, ना तेरी ना मेरी, ना 50 ना 20। वर्कर्स को हार मानकर जो भी वो थी अथॉरिटी, उन्होंने 35% की बढ़ोतरी की उनके वेजेस में। तो ये थी भूख हड़ताल 1918 की। उसके बाद आया खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये भी 1918 में ही हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। ये उनका फर्स्ट नन कोऑपरेशन था, ठीक है, असहयोग आंदोलन। सूखा पड़ा था उस समय। बिकॉज ऑफ ड्रॉट इन 1918 द क्रॉप्स फेल्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द गुजरात सभा कंसिस्टिंग ऑफ द पीजेंट्स सबमिटेड petitions to the authorities of the province requesting that the revenue assessment for the year 1919 be suspended, but the government remained adamant. एक बहुत ही भयानक सूखा पड़ा था 1918 में, जिसकी वजह से खेड़ा ज़िले में ना उत्पादन नहीं हो पाया था फसलों का। तो उनका एक सभा था किसानों का, जिसका नाम था गुजरात सभा, जिसमें किसानों का ग्रुप था। उन्होंने एक पिटीशन सबमिट किया था हायर अथॉरिटीज़ को वहाँ की, उस प्रोविंस की, कि उस साल का जो 1919 जो नेक्स्ट ईयर था, उसका जो भी रेवेन्यू असेसमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास कर देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि अनाज का उत्पादन ही नहीं हुआ। गांधी आस्क्ड द फार्मर्स नॉट टू पे द टैक्सेस। अलॉन्ग विद गांधी, सरदार पटेल and a group of devoted Gandhians organized the villagers and gave them necessary political leadership. तो गांधी जी ने फार्मर्स को रिक्वेस्ट किया कि आप टैक्स पे मत करना, और उनके साथ गांधी जी के साथ कुछ और भी गांधीयंस उस समय लगे थे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उनका कुछ ग्रुप था और भी गांधीयंस का, जो कि और विलेजर्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने ज़रूरी जो दिशा निर्देश थे उन्होंने दिया विलेजर्स को। उसके बाद क्या हुआ? The revolt was remarkable in that discipline and unity were maintained. तो वो रिवॉल्ट बहुत ही रिमार्केबल रहा था उस समय, क्योंकि उसमें ना सब यूनाइट होकर खड़े हुए थे। अल्टीमेटली द गवर्नमेंट सॉट टू ब्रिंग अबाउट एन अग्रीमेंट विद द फार्मर्स। तो फिर अंत में गवर्नमेंट ने फार्मर्स के साथ अग्रीमेंट करा। इट अग्रीड टू सस्पेंड द टैक्स फॉर द ईयर, और उस साल के लिए टैक्स को सस्पेंड करने पे राजी हो गई। अब आया रॉलेट सत्याग्रह 1919 का। इसमें क्या है कि ड्यू टू द सुपर रिप्रेसिव रॉलेट एक्ट के बारे में तो आप लोग जानते हो ना, नो वकील नो दलील वाला जो एक्ट था, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था बिना किसी बात के। तो उसके खिलाफ क्या था? ड्यू टू द सुपर रिप्रेसिव रॉलेट एक्ट द इंडियंस फेल्ट बिट्रेड। भारतीयों को एकदम लगा कि उनके साथ धोखा हुआ इस एक्ट को लाके। गांधी जी कॉल्ड द एक्ट ब्लैक एक्ट। गांधी जी ने उस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा था। गांधी कॉल्ड फॉर अ मास प्रोटेस्ट एट ऑल इंडिया लेवल। फिर गांधी जी ने ऑल इंडिया लेवल पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का आह्वान किया। द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट फाइनली चूजन इंक्लूडेड ऑब्जर्वेंस ऑफ अ नेशन वाइड हड़ताल अकम्पनीड बाय फास्टिंग एंड प्रेयर। गांधी जी ने जो प्रोटेस्ट का आह्वान किया, उसका क्या मेथड था
कि उसमें एक पूरा देशव्यापी हड़ताल की जाएगी, स्ट्राइक, और उसके साथ साथ फास्टिंग और प्रेयर भी किया जाएगा। मतलब वो एक अहिंसा वाला रास्ता चुना उन्होंने। उसके बाद सत्याग्रह वाज टू बी लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 16, 1919, बट बिफोर इट कुड बी लॉन्च देयर वर लार्ज स्केल वायलेंट एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशंस इन कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद एट्सेट्रा। तो इस अभियान को लॉन्च करने की तिथि रखी थी गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919। लेकिन क्या हुआ कि अगर इसको लॉन्च करने से पहले देश में बहुत हिंसा फैल गई, लोग ऐसे ही एकदम गुस्सा हो रखे थे रॉलेट एक्ट से। तो हर जगह 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 ब्रिटिश के खिलाफ हिंसा फैल गई, उन पर हमले होने लगे। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, उस समय का बॉम्बे, सब में बहुत व्यापक स्तर पर हिंसा होने लगी। तो फिर उसी बीच घटित हुआ बहुत भी भयंकर एकदम त्रासदी वाली घटना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, अप्रैल 13, 1919। ऑन अप्रैल 9, two nationalist leaders Saifuddin Kichlu and Dr. Satyendra Pal were arrested by the British officials without any provocation and were taken to some unknown destination. जब उस समय हड़ताल और विरोध चले थे उसी समय दो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी लीडर्स जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको बिना कुछ बोले अरेस्ट कर लिया था उस समय की अंग्रेज सरकार ने, और उनको किसी अनजान जगह पर ले गए थे। दिस caused resentment among the Indian protesters who came to show their solidarity on April 10. तो उसकी वजह से और ज़्यादा पूरे देश में एकदम विरोध फैल गया और 10 अप्रैल को सब एक जगह इकट्ठा हुए थे उसका विरोध करने के लिए। Soon the protest turned violent after huge firing by police. तो जब वो 10 अप्रैल को वहाँ जुटे एक जगह पे इस विरोध को करने के लिए कि क्यों डॉक्टर खिचलू और सत्यपाल जी को गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस ने वहाँ पर फायरिंग कर दी। टेंशन वॉज हाई, और बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया। ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर इम्पोज्ड मार्शल लॉ एंड सिचुएशन केम टू नॉर्मल। तो ये जो वायलेंट स्थिति हुई इसकी वजह से जो वहाँ के ब्रिगेडियर जनरल थे रेगिनाल्ड डायर, उसने वहाँ पे कर्फ्यू करवा दिया और उसके बाद सिचुएशन नॉर्मल हुई। डायर हाउएवर इशूड अ प्रोक्लामेशन ऑन अप्रैल 13 which was also Baisakhi, forbidding people from leaving the city without a pass. तो जब वहाँ पे क्या हुआ कि कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई, तो 13 अप्रैल को वही ब्रिगेडियर रेगिनाल्ड डायर ने एक नियम निकाला जो कि बैसाखी का दिन था। वहाँ पता सबको मालूम था कि बैसाखी है तो लोग एक साथ जुटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो उसने पहले ही एक इशू किया नियम कि आज जो भी लोग सिटी से बाहर जाएंगे वो बिना पास के नहीं जाएंगे, और असेंबलिंग इन ग्रुप्स ऑफ मोर देन 3, और 3 से अधिक व्यक्ति एक जगह खड़े होकर एक साथ बातचीत नहीं कर सकते। ग्रुप में असेंबल होने से मना कर दिया। ऑन बैसाखी डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड एट द जालियांवाला बाग टू सेलिब्रेट द बैसाखी फेस्टिवल। और उसी दौरान शहर का जो फेमस जालियांवाला बाग था वहाँ पे बहुत बड़ी क्राउड जुटी थी बैसाखी को मनाने के लिए। तो ब्रिगेडियर जनरल डायर अराइव्ड ऑन द सीन विथ हिज ट्रूप्स एंड ब्लॉक्ड द ओनली एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द अनार्म्ड क्राउड। तो जैसा कि उसने नियम बनाया था जनरल डायर ने कि आज बैसाखी के दिन कोई भी 3 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं खड़े हो सकते और कहीं भी बाहर निकलने के लिए बिना पास लिए नहीं निकल सकते। तो जब जालियांवाला बाग में लोग ये बैसाखी मनाने के लिए जुटे तो वहाँ वो पहुँच गया जनरल डायर, और उसने बाग का एकमात्र रास्ता था एग्ज़िट, उसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद वहाँ पे गोलियाँ चला दी जितने लोग थे वहाँ पे, कई महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब थे। कोई वहाँ पे प्रोटेस्ट करने नहीं आया था बल्कि बेचारे सेलिब्रेट करने आए थे अपने फेस्टिवल को, और सबके सब अनआर्म्ड थे, निहत्थे थे। ह्यूज किलिंग्स हैपेंड एंड द इंटायर नेशन वाज स्टन्ड। अब एक ही रास्ता था निकलने का, वो बंद हो गया तो बहुत ही कोहराम मचा, बहुत ही भयंकर स्तर पर वहाँ मास किलिंग हुई। लोग कुएं में कूद गए जान बचाने को, छोटे छोटे बच्चे वहाँ मर गए। बहुत ही भयानक त्रासद नज़ारा था वो। उसके बाद पूरा देश सदमे में चला गया। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। उसी विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी गेव अप द टाइटल ऑफ केसर हिंद। गांधी जी ने अपने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। एंड एट लास्ट विदड्रॉ द मूवमेंट ऑन अप्रैल 18, 1919। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू करने का रखा था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, उसे उन्होंने 18 अप्रैल 1919 को वापस ले लिया। अब अगला आया खिलाफत मूवमेंट 1920-22। इसमें क्या था, द अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली लॉन्च्ड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन 1920, द खिलाफत मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द खिलाफत। इट वॉज सपोर्टेड बाय द गांधी जी। मेन था कि वो खलीफा का अंत हुआ था वहाँ पे, ऑटोमन एम्पायर का अंत हुआ था
टर्की के पास। और यहाँ पे जो लोग थे भी इंडिया के और बहुत सारे एरिया के दुनिया में, वो खलीफा से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते थे और उसको वो वापस इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो उसी के खिलाफ एक मूवमेंट चली थी भारत में भी, खिलाफत मूवमेंट अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसमें मेन जो दो लीडर्स थे वो थे दो भाई, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इस खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने सपोर्ट किया था। उसके बाद आया नन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 और 22। उसी दौरान फिर गांधी जी का एक और असहयोग आंदोलन आया। वो क्या था? At the Calcutta Session Special in September 1920, the Congress resolved in the favor of the non-cooperation movement and defined Swaraj as its ultimate aim. तो कलकत्ता में 1900 सितंबर 1920 में एक स्पेशल सेशन रखा गया था, कांग्रेस का अधिवेशन रखा गया था, जिसमें कि कांग्रेस ने क्या किया था कि नन कॉपरेशन मूवमेंट के फेवर में रिजॉल्व किया था और स्वराज को अपना एकमात्र एम करके नारा दिया था कि स्वराज ही हमारा अब एकमात्र एम है, हमें स्वराज चाहिए। तो उसमें क्या था कि थिंग्स इनवाइजेड, इस नन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या थिंग्स थे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रखे गए थे। पहला था सरेंडर ऑफ टाइटल्स, रेजिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड ऑफिसेस। लोग अपने टाइटल्स को सरेंडर करने लगे जो भी उपाधि जिन्हें दी गई थी, और अपने अपने ऑफिसेस से रिज़ाइन करने लगे। रिफ्यूज़ल टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार्स एंड ऑफिशियल फंक्शंस एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स बाय द लॉयर्स। तो लोग रिफ्यूज़ करने लगे सरकार के दरबार को अटेंड करने के लिए, और जो भी ऑफिशियल फंक्शंस थे सरकार के, अंग्रेज़ों के, उसके, और जो लॉयर्स थे, वकील थे, उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। रिफ्यूज़ल ऑफ जनरल पब्लिक टू ऑफर देमसेल्व्स फॉर मिलिट्री एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स। और मिलिट्री और अदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो लोकल यूथ थे, पब्लिक थे, उन्होंने अपने आप को ऑफ़र करने से मना कर दिया, लोग पार्टिसिपेट करना छोड़ दिए। फिर ये कब विदड्रॉ हुआ ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? गांधी जी डिवास्टेटेड बाय द चौरी चौरा इंसिडेंट फेब 4 1922 ही विदड्रॉ द मूवमेंट। जब यूपी के चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को एक छोटे से गांव जो चौरी चौरा है, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को लोकल भीड़ ने घेर कर आग के हवाले कर दिया, जिसमें बहुत अंग्रेज पुलिस वाले मारे गए। तो इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। अगला आया ऐतिहासिक दांडी मार्च, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, और ये 1930 में हुआ था। तो गांधी जी अलॉन्ग विद 78 फॉलोअर्स स्टार्टेड हिज फेमस मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन मार्च 12 1930। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ अपने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था ऐतिहासिक। फ्रॉम द स्मॉल विलेज ऑफ दांडी नामक छोटी गांव थी, वहाँ से। टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, उस समय सॉल्ट लॉ जो लाया गया था सरकार द्वारा, उसको तोड़ने के लिए। उसमें नियम था कि लोग अपने से सॉल्ट नहीं बना सकते, नमक नहीं बना सकते। उस नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था। दे कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 240 माइल्स, दैट इज 386.2 किलोमीटर। तो ये 386.2 किलोमीटर की यात्रा करके गांधी जी अपना पहुँचे समुद्र के किनारे। बाय पिकिंग अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, गांधी जी इनॉग्रेटेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और समुद्र के किनारे पहुंचकर एक मुट्ठी उन्होंने नमक उठाया, और उसको उठाने के साथ ही उन्होंने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरुआत किया। यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी वॉज अरेस्टेड ऑन May 5 1930। फिर गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। अबाउट 1 लाख पीपल वेंट टू जेल, और उसी के देश में जब पूरा विरोध मचा, तो उसी समय गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद लगभग 1 लाख और लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया। इतने लोग और जेल गए, 1 लाख व्यक्ति और जेल गए। ठीक है। अब आया कम्युनल अवार्ड, दैट इज अगस्त 16 1932। 16 अगस्त 1932 को आया कम्युनल अवार्ड। ये क्या था? ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड दिस अवार्ड ऑन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। Besides containing Muslims, Sikhs, Europeans, it envisaged communal representation of depressed classes also. भारत को आपस में डिवाइड करने के लिए एक नया लेके आए कम्युनल अवार्ड नामक एक थीम ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की अनाउंसमेंट की, जिसमें कि मुस्लिम, सिख और यूरोपियन के साथ साथ जो लोग थे, एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसको दिया गया? भारत के दलितों को, डिप्रेस्ड क्लासेस को, ताकि जो हिंदुओं के बीच में भी अंदर में लड़ाई कराई जा सके। एज इट वॉज फोकस टू डिवाइड इंडिया ऑन कम्युनल बेसिस, मास प्रोटेस्ट टुक प्लेस।
जैसे कि अवार्ड मतलब फोकस था भारत को कम्युनल बेसिस पे डिवाइड करने के लिए, तो इसके विरोध में भी बहुत प्रोटेस्ट आया। तो इसी बीच आया पूना पैक्ट। टू मेक एन अग्रीमेंट ऑन द कम्युनल अवार्ड्स, पूना पैक्ट केम इनटू लाइट। तो इन्हीं कम्युनल अवार्ड पे अग्रीमेंट करने के लिए पूना पैक्ट लाया गया। ऑन सेप्टेम्बर 24, 1932 इट वॉज साइंड बाई B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी ने 27 सितंबर 1932 को ये पूना पैक्ट साइन किया। द पूना पैक्ट बिटवीन हिंदूज एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस अग्रीड अपॉन अ जॉइंट इलेक्टोरेट। तो ये इसमें साइन करने से ये निष्कर्ष निकला कि जो हिंदू थे और जो डिप्रेस्ड क्लास दलित थे वो दोनों एक साथ जॉइंट इलेक्टोरेट पे राजी हो गए, उन्हें अलग से स्पेशल इलेक्टोरेट नहीं चाहिए था। तो फेल हुई रामसे की, जो ब्रिटिश PM रामसे मैकडोनल्ड थे उनका आइडिया फेल हुआ। अब आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको हमारा संविधान का एकदम ढांचा बोला जाता है, जिसके बेसिस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इसमें क्या था, इट रिसीव्ड द रॉयल असेंट ऑन August 4, 1935। इसको ब्रिटिश रॉयल मतलब किंगडम से, जो वहाँ का राजा का, जो वहाँ के राजा थे ब्रिटेन के, क्वीन थी, उनसे सहमति मिली 4 अगस्त 1935 को। और इसमें क्या था, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया। अबॉलिश डायरकी इन प्रोविंसेस में डायरकी यहीं पे ख़त्म कर दी गई। क्वेश्चन आता है कि इस एक्ट से डायरकी अबॉलिश की गई थी। मेड मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड फेडरेशन ऑफ द सेंटर, और मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया लेजिस्लेटिव और सेंटर के फेडरेशन के लिए। ठीक है। अब आया क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, जिसने अंग्रेज़ों के ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी। ऑन August 8, 1942 द कांग्रेस इन इट्स मीटिंग एट गोवालिया टैंक, बॉम्बे, पास्ड अ रेजोल्यूशन नोन एज क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने अपनी मीटिंग रखी थी गोवालिया टैंक, बॉम्बे में, जहाँ उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका नाम था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, वेयर बाय गांधी जी आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया एंड गेव अ कॉल फॉर डू और डाई। और उसी दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश को एकदम फाइनल कॉल दिया कि चलो तुम इंडिया छोड़ दो, और इंडियंस को डू और डाई, करो और मरो का नारा दिया। करो और मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। करो या मरो। अगला आया ऑन अगस्त 19, 1942 ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी, नेहरू, पटेल एटसेट्रा वर अरेस्टेड दैट एजिटेटेड द पब्लिक। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सब बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें थे गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, सबको, और जिसकी वजह से पब्लिक और ज़्यादा गुस्सा हो गई। वायलेंस स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और पूरे देश में वायलेंस फैल गया। तो ये 1942 वाला बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसके बाद गांधी जी ने जेल जाके 21 दिनों का बहुत ही निर्जला वाला फास्ट भी रखा था, जिससे परेशान होकर अंग्रेजों ने उन्हें जेल से छोड़ दिया था। फिर आया माउंट बैटन प्लान, जिसको हम प्लान ऑफ पार्टीशन भी बोल सकते हैं। तो लॉर्ड माउंट बैटन जो भारत का आखिरी अंग्रेज वाइसराय रहा था, जिसके बाद एक इंडियन लास्ट रहे थे सी राजगोपालाचारी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही लेड डाउन डिटेल्ड प्रिंसिपल्स फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर्स इन द फॉर्म ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू द न्यूली फॉर्म्ड डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उसमें माउंटबेटन प्लान में लॉर्ड माउंटबेटन ये प्लान लेके आया था कि भारत को 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा और 2 नए डोमिनियन फॉर्म किए जाएंगे, और तुरंत वो अंग्रेज जो है अपना पूरा जो पावर है, पॉलिटिकल पावर, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे दोनों नए फॉर्म डोमिनियंस में। इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। और इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया, जिसके बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ। अब आया फाइनल द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसमें क्या था? द बिल कंटेनिंग द प्रोविजंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3, 1947 was introduced in the British Parliament and passed as the Indian Independence Act 1947। तो वही माउंटबेटन प्लान को एक बिल में पॉइंट वाइज करके डाला गया और उस बिल को पेश किया गया था 3 जून 1947 को। जो माउंटबेटन प्लान आया था उस बिल को पेश किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वहाँ वो पास हो गया एज अ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और इसके साथ मिल गई भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी। तो ये फाइनल पार्ट था मेरा मॉडर्न इंडिया लेक्चर का, और द सिविल पाथ में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर्स की अगर PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक इसी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में है।
और आगे और अच्छे कंटेंट के लिए मेरे साथ बने रहो। थैंक यू।